Hello everyone. Today we will start a very easy and interesting topic, that is concept of phase and phase difference. बेटा ये जो टॉपिक है इसमें यूजुअली स्टूडेंट को अल्टरनेटिंग करंट का जो चैप्टर है अपना, उसमें जब हम एलसीआर सर्किट पढ़ते हैं तो उस टॉपिक को करने से पहले फेज की जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी है। और यूजुअली जो स्टूडेंट जहां मेन जो स्टूडेंट में कंफ्यूजन बनी रहती है वो फेज और फेज डिफरेंस को लेके बनी रहती है। ये एज इट इज आपके सीबीएसई एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या है, बट इस टॉपिक को आपने नहीं समझा तो जो एलसीआर सर्किट वाले जो टॉपिक है, इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर का केस है, एसी के साथ में इनको कनेक्ट करते हैं हम, तो उनमें आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाएगा। क्योंकि वहां पे आप देखोगे कि कभी करंट लीड कर रहा है ईएमएफ से, राइट, कभी ईएमएफ लैग कर रही है, कभी करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में है। तो इसलिए इन सभी चीजों को अच्छे से जो टॉपिक आपको आगे एलसीआर सर्किट में पढ़ने वो अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए हम फेज और फेज डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो बेटा फेज क्या होता है? फेज जस्ट एंगल्स होता है। फेज क्या होता है? फेज इज द एंगल, फेज एंगल होता है। एंगल को आप थीटा से रिप्रेजेंट करते हो ना बेटा, एंगल को आप थीटा से रिप्रेजेंट करते हो। और विद द साइन और कोसाइन फंक्शन, मतलब थीटा किसके साथ लगा हुआ होना चाहिए? साइन और कोसाइन फंक्शन के साथ में। ठीक है, तो अब आप यहां फेज कैसे स्टडी करोगे? देखो, आप जब हमने देखा था कि एक आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड था और मैग्नेटिक फील्ड में एक कोइल रोटेट कर रही थी, तो कोइल में ईएमएफ इंड्यूस होती है, और जब ईएमएफ इंड्यूस होती है तो उस ईएमएफ की इक्वेशन कुछ ऐसे बनी थी, E इज इक्वल टू ई नोट साइन थीटा। होपफुली आपको याद आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे थीटा साइन, देखो थीटा किसका फंक्शन है? साइन का फंक्शन है। देखो, फेज इज द एंगल विद साइन और कोसाइन फंक्शन, मतलब थीटा के आगे साइन लग जाए या कोसाइन लग जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? फेज। थीटा क्या बनेगा अपना? फेज। ऐसे इसको यूं भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, E इज इक्वल टू ई नॉट कोस थीटा। मतलब फेज को समझाने के लिए, मतलब थीटा साइन के साथ में भी आ सकता है और कोसाइन के साथ में भी आ सकते हैं, जिसको आप इन शॉर्ट साइन और कोस बोलते हो, राइट। और फिर ये अपनी इंड्यूस ईएमएफ थी और इसी से इंड्यूस करंट बना था। इंड्यूस करंट आपने कैसे लिखा था? I इज इक्वल टू आई नोट साइन थीटा, और फिर ये ऐसे हो, I इज इक्वल टू आई नोट कॉस थीटा। तो ये सारे फेज के फॉर्मेट है यहाँ पे, साइन और कोसाइन वाले फंक्शन। ठीक है, अब हमें एक और चीज का पता होना चाहिए, ये जो थीटा होता है, ठीक है, थीटा को हम ओमेगा टी लिखते थे, राइट। ये ओमेगा क्या होता है? बेटा देखो, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, या आप इसको एंगुलर स्पीड बोल दो। और आप कभी किसी फॉरेन ऑथर की कोई भी बुक पढ़ो, लाइक जैसे यूनिवर्सिटी फिजिक्स है, तो उस टाइप की बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको पल्स टेंस लिखा मिलेगा, राइट। तो चाहे एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो, एंगुलर स्पीड हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। ग्रीक अल्फाबेट है ओमेगा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, या यूं कहिएगा कि थीटा यहाँ पे क्या? फेज है। थीटा यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह दो या फेज हो। तो यहां से थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा इंटू टी। ठीक है, थीटा यहाँ पे क्या चीज है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या आप इसको बोल दो फेज। और टी यहाँ पे है टाइम, टी इज टाइम है। तो यहां से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो थीटा को आप क्या लिख पाओगे? ओमेगा टी। वी कैन राइट थीटा एज ओमेगा टी। तो थीटा ये भी क्या चीज है? फेज। और फेज किस चीज के इक्वल होगा? फेज के इक्वल होगा, तो ओमेगा टी भी क्या है? फेज। मतलब आप फेज, थीटा को भी फेज बोलोगे और ओमेगा टी आपको किसी जगह लिखा हुआ मिल जाता है तो वो भी फेज ही बनेगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फेज, ये देखो, ये सारे के सारे अपने क्या चीज है? फेज है। ठीक है, और जैसे फिर हम ये पुट भी कर सकते हैं,
E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। थीटा को क्या पुट करेंगे, ओमेगा टी लिख सकते हैं, तो इक्वेशन ये बन जाएगी। और हम ऐसे लिखते हैं इस इक्वेशन को, आपको याद हो तो, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट के केस में, और ये तो इंड्यूस ईएमएफ थी, और इंड्यूस करंट के केस में इस इक्वेशन को लिखोगे तो क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सिमिलरली कोस का कोई फॉर्मेट हो तो ठीक है, उस केस में भी आप लिख सकते हो ई इज इक्वल टू ई नॉट कोस ओमेगा टी। थीटा को ओमेगा टी पुट करना है, सिमिलरली करंट को भी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये तो था बेसिकली कि फेज क्या होता है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फेज क्या होता है। फेज एक एंगल होता है जो साइन और कोसाइन का फंक्शन हो, राइट। अब हम बात करेंगे, जैसे यूजुअली मेडिकल के जो स्टूडेंट है वो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, क्योंकि क्लास 10th में उन्होंने साइन कोसाइन के बारे में पढ़ा था डिटेल में, ठीक है, और बीच में इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का मौका नहीं मिलता, जस्ट उनका एक यूज होता है, एप्लीकेशन होती है, ठीक है। वैसे मैथमेटिकल टूल में भी करवाया जाता है, फिर भी आप भूल गए हो तो मैं एक बार आपको ये साइन और कोसाइन के फंक्शन एक बार डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है, इनके ग्राफ बना के, सो दैट कि इस टॉपिक में आपको कंफ्यूजन ना बनी रहे, क्योंकि एलसीआर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके फाइनल एग्जाम में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने की टेंडेंसी होती है, अदरवाइज 3 का तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और वैसे भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत जरूरी है, मार्क्स की बात नहीं अकेले। अब बेटा एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है, इस साइड में मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने थीटा दिखा रखा है। थीटा यहाँ पे है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, ठीक है। इस और y एक्सिस के अलोंग मैंने वैल्यू दिखा रखी है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0.1, 0.5, यहाँ पे +1 एंड सो ऑन, राइट। सिमिलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में 0 से नीचे -0.1, 0.2, -0.5 एंड -1, ठीक है। और आपको पता है साइन और कोसाइन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनकी वैल्यू -1 और +1 के बीच में लाई करती है, माइनस और +1 भी होती है और इनके बीच में लाई करती है, राइट, अलग अलग एंगल के लिए। तो उसके लिए हमें सिर्फ कुछ ही एंगल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, फर्स्ट केस में ये हमारे पास मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है साइन थीटा का, ये यहाँ पे ग्राफ बनाया है साइन थीटा का। देखो आपको पता है साइन 0 पे 0 होता है, 90 पे 1 होता है, 180 पे 0 होता है, 270 पे -1 होता है और 360 पे 0 होता है, ठीक है। मैंने ये सारी वैल्यू दिखा दी और दिखाने के बाद में साइन के ग्राफ की शेप यहाँ से मतलब ये शेप आएगी। साइन का ग्राफ आपको सबको याद ही होगा। देखो साइन का ग्राफ जब भी आपको बनाना हो तो साइन का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, इन दिस वे, ठीक है। एंगल मैंने यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 180, 180 और यहाँ पे 270 और यहाँ पे 360, ठीक है। 0 डिग्री को 0 रेडियन बोल दो, यहाँ पे 0 रेडियन की टर्म में 0 हो जाएगा। 90 डिग्री कितना हो जाएगा, π/2 रेडियन। 180 डिग्री पाई रेडियन और 270 डिग्री कितना हो जाएगा, 3π/2 और 360 डिग्री कितना हो जाएगा, 2π। नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट तो बोर हो रहे होंगे क्योंकि उनके लिए तो बहुत ही कॉमन चीज है, लेकिन मेडिकल वाले स्टूडेंट इसको एक बार अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो साइन के ग्राफ की शेप ये होता है, साइन का ग्राफ यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होगा जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस कट करते हैं, ठीक है। और साइन के ग्राफ में जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है ये ऊपर की तरफ होगी तो ये +1 हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे होगी वो कितनी होगी, -1, राइट। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है यहाँ पे साइन की, ठीक है। तो साइन के ग्राफ की शेप कुछ इस तरीके से रहने वाली है, ठीक है। ये आपने क्लास 10th में भी ग्राफ ड्रॉ किए होंगे। फिर हम बात करते हैं कोस के ग्राफ की। तो कोस देखो, कोस 0 1 होता है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 90 0 होता है, कोस 180 -1 होता है, कोस 270 0 होता है और कोस 360 +1 होता है। सिमिलरली हम ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे, देखो कोस 0 पे ये हमने यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ किया है ये कोस थीटा का किया है, ये कोस थीटा का ग्राफ है और ये ऊपर वाला साइन थीटा का था। तो कोस थीटा का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे देखो 0 है ना, थीटा 0 है ना, इस डायरेक्शन में हमने थीटा दिखाया हुआ है, यहाँ पे क्या दिखाया हुआ, थीटा।
तो देखो यहाँ पे थीटा जब 0 डिग्री होगा तो कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1। जब थीटा 90 डिग्री या π/2 रेडियन होगा तो उस केस में कोस की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और इनके बीच में जो पॉइंट होंगे उनकी शेप कुछ इस तरीके से बनेगी ग्राफ में। कभी आप कहो सर आपने ये ग्राफ की शेप कैसे बना दी, इनकी जो बीच में जो थीटा की वैल्यू होती है ना उनके अकॉर्डिंग, जैसे मान लो कि π/4 यहाँ पे एंगल था तो उसकी वैल्यू हमें यहाँ मिली, ठीक है। π/4 से कम था तो ऐसी थी, यहाँ पे वैल्यू मिली, π/4 से ज्यादा थी तो ऐसे मिली। ये गेटिंग में पड़ी। तो इस तरीके से क्या है, cos 0 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे cos 90 की वैल्यू 0, एक पॉइंट यहाँ पे मिला। और cos 180 कितना होगा, -1 होगा, -1 यहाँ वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और 3π/2 पे 0 और cos 2π पे +1, ठीक है। 2π बोलो या 360 बोलो एक ही बात है, ठीक है। इनको जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये 0 रेडियन है, ये π/2 रेडियन है, ये π रेडियन है, 3π/2 रेडियन है और 2π, ठीक है। मैं यहाँ पे 2π बोलूँ या 360 बोलूँ बात एक ही है। तो कोस के केस में 2π पे वैल्यू कोस की कितनी मिलेगी, +1, ठीक है। 2π पे कितनी वैल्यू, +1, और कोस 0 पे भी कितनी मिलती है, +1, ठीक है। तो कोस के ग्राफ की शेप यही रहेगी, आपको याद करनी है एज इट इज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो इस ग्राफ को ये तो मैंने ग्राफ किसके लिए बनाया, साइन थीटा के लिए। अब मैं यहाँ पे कोस के लिए ग्राफ बनाना चाहूँ, ठीक है। तो कोस का ग्राफ कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे थीटा 0 रेडियन है, ठीक है। यहाँ पे कितना 90 रेडियन, 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, 270 डिग्री और यहाँ पे बना 360 डिग्री। तो कोस का ग्राफ हम बनाएंगे। तो कोस के ग्राफ अब देखो कहाँ से स्टार्ट होगा, आपको पता है 0 पे, तो थीटा 0 हो तो कोस की वैल्यू कितनी होती है, +1 होती है। तो +1 तो वैल्यू यहाँ मिलेगी कहीं। तो बेटा 0 पे कोस की वैल्यू कितनी होगी, +1 होगी। 90 पे कोस की वैल्यू 0, 180 पे कोस की वैल्यू कितनी, -1, 270 पे 0 और 360 पे कितना, +1। तो देखो हमें जो पॉइंट मिले हम उनको कनेक्ट कर देते हैं और ग्राफ की शेप कुछ ऐसे मिलेगी आपको। तो ये ग्राफ किसका हो गया, कोस थीटा का। डिफरेंस आपने देख लिया। साइन का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा ओरिजिन से, और ये कहाँ से होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा। किसका, साइन थीटा का ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा और कोस थीटा का ग्राफ कहाँ से होगा, +1 से, ऊपर से स्टार्ट होगा, ठीक है। और अब हम इन दोनों ग्राफ में ये कह सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 90 का। देखो एक ये ग्राफ तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये वाला यहाँ से, तो ये वाला ग्राफ साइन वाला तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, साइन वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और कोस वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से। तो ये डिफरेंस कितना हो गया, 90 का। तो ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस कितना हो गया, 180, दोनों ग्राफ के बीच में। चलो लेटर ऑन सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिर कई बार आपसे ग्राफ माइनस कोस थीटा का भी पूछा जाता है। मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ जो आपके एलसीआर सर्किट में यूज होनी है डायरेक्ट, ठीक है। तो एक भी चीज को आपको लाइटली नहीं लेना है, ठीक है, सीरियसली करना है। अब एक बात बताओ बेटा, ये मैंने बीच में, एक मिनट इसको रब कर देता हूं मैं, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, जब कोस थीटा की वैल्यू +1 है, ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि अभी तक आपने कोस थीटा का ग्राफ डिस्कस किया, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे माइनस कोस थीटा का। जब कोस थीटा में थीटा 0 था तो कोस 0 की वैल्यू कितनी बनी, +1, ठीक है। माइनस कोस थीटा में थीटा की वैल्यू 0 हो तो माइनस कोस 0, ये वैल्यू कितनी होगी, -1। मतलब क्या है, जब कोस के आगे जस्ट आपको माइनस का सिंबल लगा देना है, वही माइनस कोस थीटा की वैल्यूज होंगी। तो कोस थीटा की वैल्यू जहां +1 होगी वहां माइनस कोस थीटा की क्या होगी, -1, 0। जहां -1 है वहां पे कितनी, +1, 0, +1 है वहां पे -1, क्योंकि इसके आगे माइनस लगेगा तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो इस वाले केस में बेटा जो कोस थीटा का जो ग्राफ बनेगा, देखो कोस थीटा का तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, और माइनस कोस थीटा का ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, नीचे से। क्यों, देखो जब थीटा माइनस कोस थीटा में थीटा कितना था, 0 था, तो माइनस कोस थीटा की वैल्यू कितनी बनी, -1। तो थीटा 0 होगा तो माइनस कोस थीटा की वैल्यू आपको कितनी मिली, -1। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, एक पॉइंट यहां पे मिला आपको, ठीक है। दूसरा, जब थीटा 90 था तो 0 थी वैल्यू, थीटा 90 था तो कोस की वैल्यू 0 मिली यहाँ पे, ठीक है। यहाँ
थीटा 0 तो वैल्यू यहाँ पे 0 कह दो, यहाँ पे हर एक जगह एक्स एक्सिस पे हर जगह y की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। फिर आपने देखा कि थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, पाई है, तो कोस की वैल्यू +1 थी, तो यहाँ पे 180 पे कोस की वैल्यू कितनी होगी, +1, एक पॉइंट यहाँ मिला हमें, ठीक है। और 3π/2 पे कोस की वैल्यू कितनी है, 0, तो एक पॉइंट यहाँ मिला। और 2π पे कोस की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 नीचे की तरफ आएगा ना, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ मिला। फिर हमने क्या किया, इन सभी पॉइंट को कनेक्ट कर दिया और हमने देखा कि ग्राफ की शेप हमें ये वाली। आपको क्या करना है बेटा, ये ग्राफ की शेप याद रखनी है कि साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है, कोस का कैसे होता है और माइनस कोस का कैसे होगा, ठीक है। तो माइनस के कोस का ग्राफ आपको ड्रॉ करना पड़े तो वो कैसे, उसकी उस ग्राफ की शेप कैसे होगी, वो इस तरीके से होगी, राइट। ये दोनों देख के आप ये वाला ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा ये तो था, मतलब जो LCR सर्किट में जो पार्ट फेज का यूज होना है उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब हम फेज डिफरेंस को डिस्कस करेंगे, तो पहले आप एक बार इसको नोट करो फिर आगे डिस्कस करते हैं। बेटा अब हम बात करेंगे फेज डिफरेंस की। फेज डिफरेंस को हम सिंबल फाई से रिप्रेजेंट करते हैं एंड समटाइम इट इज आल्सो नोन एज फेज शिफ्ट। इसको फेज शिफ्ट भी बोल देते हैं, या फिर आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पे एक नया वर्ड यूज करेंगे, सिनुसोइडल वेवफॉर्म, ठीक है। ऑल आर सेम थिंग। तो फेज डिफरेंस को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है फेज डिफरेंस, कह रहे कि आपके पास में दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज है, लाइक यहाँ पे हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट है, जो साइन या कोसाइन के फंक्शन हो, मतलब टाइम के साथ में जिसकी वैरी सिनुसोइडली वैरी करती है, वो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हो जाती है, ठीक है। तो दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के बीच में जो एंगल का डिफरेंस होता है उसको हम फेज डिफरेंस बोलेंगे। बेटा ये देखो, फेज एंगल है तो फेज का डिफरेंस भी तो एंगल ही होगा, राइट ना। तो यहाँ पे हम क्या है कि दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज होगी और उनका डिफरेंस को जिस टर्म से हम बताएंगे वो फेज होगा, और यूजुअली इसको डिग्री और रेडियन में बताया जाता है, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ बेटा, मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में तो मैंने एंगल को फेज दिखाया हुआ है, मैंने इस डायरेक्शन में यहाँ पे थीटा दिखाया है, या थीटा या ओमेगा टी, ऑल आर सेम थिंग, ठीक है। इस डायरेक्शन में मैंने फेज दिखाया है, थीटा और ओमेगा टी, ठीक है। और ऊपर की तरफ मैं ईएमएफ भी दिखाऊंगा और करंट भी, ठीक है। सिमिलरली ऊपर की तरफ ईएमएफ और करंट पॉजिटिव में होंगे, ठीक है, लेकिन इस नेगेटिव वाई एक्सिस में ईएमएफ और करंट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं, फर्स्ट केस है, इसमें ईएमएफ की इक्वेशन है E = E0 sin ओमेगा टी। एक बात बताओ, इस इक्वेशन में साइन का ग्राफ है ना, किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है, और ईएमएफ साइन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, मतलब ईएमएफ का चेंज करने का पैटर्न साइन के ग्राफ के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, साइन का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होगा। देखो साइन का ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से, ठीक है। तो साइन का ग्राफ कुछ इस शेप में रहता है, मैं साइन का ग्राफ बना देता हूं इस तरीके से, ये साइन का ग्राफ है, ठीक है। और एक बात बताओ, यहां पे साइन के ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू, वहां पे देखो हमने जनरल केस लिया था तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, लेकिन हमारा यहाँ पे साइन की वैल्यू मैक्सिमम +1 होगी तो E किसके इक्वल हो जाएगी, E0 की। तो यहाँ पे हमें ईएमएफ की है, ये यहाँ पे रेड कलर वाली जो वेव है ये हमें ईएमएफ रिप्रेजेंट कर दिखा रही है साइन की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी जो रहेगी E0, ठीक है। और यहां पे ईएमएफ की क्या वैल्यू मिलेगी आपको, -E0। होपफुली आप चीज समझ गए होंगे, ठीक है। चलो फिर दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है, दूसरी इक्वेशन है I = I0 sin ओमेगा टी। ये अल्टरनेटिंग करंट दिखा रहा है, इंड्यूस अल्टरनेटिंग करंट। तो ये जो अल्टरनेटिंग करंट है ये भी साइन का फंक्शन है, मतलब मैं यहाँ पे करंट का ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो उसको भी साइन के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। तो अब दोनों को कंबाइन करें, मतलब कंबाइन करने का मतलब है एक ही ग्राफ पे मैं ईएमएफ और करंट को ड्रॉ करूं इसी में,
तो जो करंट का ग्राफ है मेरे को वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा जहां से ईएमएफ का स्टार्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि दोनों साइन के फंक्शन है और साइन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, तो मेरे को करंट का ग्राफ भी यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात यह आती है कि करंट का ग्राफ ड्रॉ करूं तो करंट ऊपर से जाएगा या नीचे से जाएगा, मतलब करंट का ग्राफ करेंगे तो वो डिपेंड करेगा कि करंट की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो मैं जैसे ईएमएफ की वैल्यू, जैसे करंट की वैल्यू ऐसे दिखा देता हूं। करंट का ग्राफ साइन की फॉर्म में बनेगा तो साइन की फॉर्म में बना देता हूं इस तरीके से। ये मेरा बना किसका? करंट का ग्राफ। ठीक है, देखो यहां पे जो रेड कलर वाली ग्राफ की लाइन है वो ये इक्वेशन, ये जो ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी वाली इक्वेशन को। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको? करंट को। I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहां पे देखो बेटा कि करंट की मैक्सिमम, अब देखो जो ये करंट की जो हमने वेव दिखाई है, ठीक है, करंट का जो साइन की फॉर्म में हमने फंक्शन दिखाया है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है करंट की। तो यहां पे आप लेके आओगे तो यहाँ पे करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी? प्लस आई नॉट। और वैसे ही यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस आई नॉट। राइट, अब ये दोनों इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दोनों फंक्शन किसके? साइन के। दोनों फंक्शन साइन के हैं, तो इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। मतलब जहां से ईएमएफ स्टार्ट हुई है वहीं से करंट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों किस में है? सेम फेज में है। बोथ आर इन सेम फेज। यहां पे लिख देते हैं। ये जो कंडीशन बनी है ना, ये जो ग्राफ बना है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेम फेज। सेम फेज मतलब इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। सेम फेज का मतलब है दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। फाई की वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों साइन के ग्राफ को फॉलो कर रहे हैं। एक कोस के ग्राफ का फॉलो करता है, तो जैसे एक तो ये ऊपर वाला ग्राफ साइन का है, दूसरा कोस का है, तो इन दोनों में फेज डिफरेंस 90 बनता है। क्यों बनता है? साइन का ग्राफ जब 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो कोस का ग्राफ कहां से होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो एक 0 वाले पॉइंट को मैं एक्स एक्सिस पे मान लूं तो 1 वाला कहां पे आएगा? y पे आएगा। तो ये डिफरेंस कितना हो गया? 90 का। एक लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहां पे देखो, यहां पे तो दोनों के दोनों यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फेज डिफरेंस कितना बना? 0। तो यहां पे फाई की वैल्यू कितनी होगी? 0। इस सिचुएशन में जब ये ईएमएफ की इक्वेशन हो, ये करंट की इक्वेशन हो, तो यहां पे कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं बनेगा। फाई कितना होगा? 0। या हम कहेंगे कि ये दोनों किसमें? सेम फेज में है। इस सिचुएशन में जब ऐसी इक्वेशन हो तो हम कहेंगे कि ईएमएफ और करंट विल बी इन सेम फेज। राइट, अब हम बात करेंगे जब हमारे पास, देखो ये सिचुएशन तो सेम फेज वाली थी, सेम फेज वाली इक्वेशन को हम देख चुके। यहाँ इक्वेशन फाइनल क्या थी? E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी और दूसरी I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये दोनों इक्वेशन सेम फेज में थी। अब आती है हमारे पास नेक्स्ट सिचुएशन। ये कह रहे कि ईएमएफ की इक्वेशन क्या है? E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, बट करंट की इक्वेशन क्या है? I इज इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा टी। तो उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा? ठीक है, तो अब एक बात बताओ बेटा, हम आपसे एक थोड़ा मैथमेटिकल टर्म पूछता हूं। आपने पढ़ा होगा कि कोस थीटा, कोस थीटा को आप ये भी तो लिख सकते हो साइन 90 प्लस थीटा या π/2 रेडियन प्लस थीटा। ठीक है, और यहां पे आपको पता है थीटा फेज होता है और फेज को आप ओमेगा टी भी लिख सकते हो। तो कोस ओमेगा टी को हम लिख देंगे साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। ऐसे लिख सकते हैं ना? ठीक है, चलो अब एक बात बताओ बेटा कि हमारे पास ईएमएफ की इक्वेशन है E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। सेकेंड वाले ग्राफ में आते हैं, हमें ईएमएफ ड्रॉ करनी है। तो ईएमएफ हम कहां से ड्रॉ करेंगे? साइन का ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो साइन का ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर दोगे। ये ड्रॉ कर दिया आपने साइन का ग्राफ। वो अलग बात है, नीचे वाला थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बन गया है। ठीक है, ये आपको इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब बेटा एक बात बताओ
साइन, ये तो जो रेड कलर वाला ग्राफ है ये आपने ईएमएफ का ड्रॉ कर दिया है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ईएमएफ की आपको देखो वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस में आपको ईएमएफ की वैल्यू भी दिखा सकते हो, करंट की भी। तो यहाँ पे ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली, प्लस ई नॉट, ठीक है। और यहाँ पे ईएमएफ की मिनिमम वैल्यू कितनी मिली, माइनस ई नॉट। अब आपको करंट दिखाना है, I इज इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा टी, I इज इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा टी, ठीक है। अब चलो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, आई करंट का, ठीक है। तो कोस वाला ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, देखो कोस वाला ग्राफ वाई एक्सिस ऊपर से स्टार्ट होता है ना, ठीक है। तो अब एक बात बताओ बेटा, मैं कोस वाला ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो कोस वाले ग्राफ की शेप कुछ इस तरीके से आने वाली है, देखो इस तरीके से, ठीक है। तो कोस का ग्राफ मैं ड्रॉ करूं तो जैसे कोस का ग्राफ ये बनेगा इस तरीके से, ये, ठीक है। तो ये बनी कोस के ग्राफ की शेप, ठीक है। और ये ब्लू कलर वाली लाइन किसको दिखा दी, I इज इक्वल टू आई नोट, I इज इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो दोनों में डिफरेंस कितना बनेगा, क्या ये दोनों सेम फेज में है, मुझे तो नहीं लगता। क्यों, क्योंकि जब साइन जीरो है उस टाइम, जब थीटा जीरो है तो साइन जीरो तो जीरो है, लेकिन कोस की वैल्यू कितनी है, +1 है। तो इन दोनों में डिफरेंस मैंने अभी बताया था कि कितने का बनता है, 90 डिग्री का। अब दोनों रेड कलर वाली इक्वेशन का फेज अलग है और ब्लू कलर वाली वेव का जो रेड कलर वाली जो वेव है इसका फेज अलग है, ब्लू कलर वाली वेव का फेज अलग है। और दोनों एक साइन का फॉलो कर रही है, दूसरी कोस का फॉलो कर रही है, तो दोनों के फेज में 90 का डिफरेंस आ जाता है। वो भी मैथमेटिकली यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आता है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे अब मैं ये जो दोनों इक्वेशन है, ये जो कोस वाली इक्वेशन है, जैसे I इज इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा टी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू आई नोट कोस को क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस थीटा। तो कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूँ, 90 प्लस ओमेगा टी, ये है तो थीटा ही, थीटा को ओमेगा टी लिखा हुआ है हमने यहाँ से, देखो, ठीक है। तो यहाँ अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पे एक तो देखो ईएमएफ की इक्वेशन और दूसरी देखो करंट की ये वाली इक्वेशन, देखो ग्राफ इसके अकॉर्डिंग बनाना है हमें, ठीक है। ये दोनों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक है। इसी का हमने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किया है। लेकिन अब आप कंपेयर करोगे तो ये तो E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी है, ये नीचे वाली इक्वेशन क्या, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस में π/2 है। मतलब क्या है, ओमेगा टी तक तो कहानी सेम है दोनों की, दोनों सेम फेज में, लेकिन ये π/2 एक्स्ट्रा है, ये जो एक्स्ट्रा π/2 है यही फेज है। दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के बीच का जो डिफरेंस है यही फेज डिफरेंस है, फाई है। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, फाई। यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी है, π/2 कह दो या 90 डिग्री, ठीक है। अब इस सिचुएशन में आगे कौन है, आगे देखो ऊपर की तरफ होता है वो आगे होगा, नीचे वाला पीछे होगा। तो ईएमएफ पीछे है और करंट क्या है, आगे है। तो इस सिचुएशन में आप लिखोगे फॉर दिस सिचुएशन, यहाँ पे ब्लू कलर वाली लाइन आगे है ना और रेड वाली पीछे है, तो यहाँ पे लिखोगे कि I, यहाँ पे लिखोगे I करंट, I को लिख दो यहाँ पे करंट। करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, लीड बाय 90 डिग्री और π/2 फ्रॉम ईएमएफ। करंट ईएमएफ से 90 डिग्री आगे है, कितना है, 90 डिग्री आगे है, ठीक है। या फिर आप यूं कह सकते हो ईएमएफ पीछे है करंट से 90 डिग्री, ईएमएफ वाली यहाँ पे ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, बोथ आर ओके, ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप, ईएमएफ पीछे है ना, तो यहाँ पे लिखो ई क्या चीज है, ईएमएफ क्या कर रही है, लैग कर रही है बाई कितने एंगल से, 90 डिग्री से, किससे, करंट से, किससे, फ्रॉम आई करंट,
ठीक है। ये ब्लू कलर वाला है, ये क्या दिखा रहा है, करंट दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लू कलर में ड्रॉ कर देते हैं, ये हो जाएगा प्लस आई नोट और यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस आई नोट। ठीक है, थोड़ा सा छोटा है तो स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देख लेना, राइट। मैं इसको पूरी डिटेल में मैंने समझाया आपको और होपफुली आपको अच्छे से ये समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद में अपने पास आता है थर्ड केस। थर्ड केस में ईएमएफ आपको गिवन है E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी और करंट आपको गिवन है I इज इक्वल टू माइनस आई नोट कोस ओमेगा टी। ठीक है, अब बेटा एक बात बताओ, ये माइनस का सिंबल मैं कोस के साथ लेके जाऊं तो एक तो ग्राफ ऊपर वाला तो बन रहा है साइन ओमेगा टी साइन थीटा का और नीचे वाला बन रहा है माइनस कोस ओमेगा टी मतलब माइनस कोस थीटा का। तो साइन थीटा का ग्राफ तो यही होता है। ठीक है, कोस थीटा का ग्राफ नीचे से स्टार्ट होता है। कोस थीटा का ग्राफ कहां से होगा, यहाँ पे देखो नीचे से स्टार्ट हो रहा है। तो इस थर्ड केस में ठीक है, हम तीनों पॉसिबल सिचुएशन यूज डिस्कस कर लेते हैं, इन्हीं से हमारा काम चल जाएगा। आपको ये ग्राफ समझ लेने हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो फर्स्ट केस में मैं ये जो अपनी ईएमएफ है यहाँ पे E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। तो ईएमएफ का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ईएमएफ का ग्राफ कुछ इस तरीके से आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको ईएमएफ की वैल्यू मिलेगी वो प्लस ई नोट मैक्सिमम और यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू मिलेगी वो माइनस ई नोट मिनिमम। ठीक है, चलो फिर मेरे पास जो करंट है वो है I इज इक्वल टू माइनस आई नोट कोस ओमेगा टी। ये माइनस का सिंबल मैं कोस के साथ लेके चला गया। ठीक है, और यहां पे देखो आपको पता है कि कोस थीटा है, कोस थीटा को आप ये भी लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ पे 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हो, 90 माइनस थीटा। मैं यहाँ पे ये यूज कर रहा हूं फॉर्मूला। ठीक है, और आपके पास में ये वाला है, यहां पे आपने क्या किया, I इज इक्वल टू आई नोट माइनस कोस ओमेगा टी, I इज इक्वल टू आई नोट माइनस कोस ओमेगा टी है। कोस ओमेगा टी को मैंने क्या लिखा है, साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं। ठीक है, ओमेगा टी थीटा होता है तो साइन पाई बाई 2 माइनस में थीटा कितना ओमेगा टी, तो साइन पाई बाई 2 माइनस में ओमेगा टी मैंने लिख दिया। फिर ये माइनस का साइन मैं अंदर लेके चला गया, तो अंदर लेके जाऊंगा तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना, उसी कॉन्सेप्ट से। तो ये जब थीटा माइनस होगा तो ओमेगा टी तो प्लस हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एक तो मेरे पास इक्वेशन बन गई बेटा ये I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 और दूसरी इक्वेशन क्या बनी, एक है E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ये दोनों इक्वेशन को हम इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि आपको फेज डिफरेंस नजर आ जाए। तो अब भी ये तो ओमेगा टी है साइन, इसका एंड इसका फेज इसका कितना है ओमेगा टी है और इसका फेज कितना है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, मतलब अब भी इनके बीच का डिफरेंस कितना है 90 डिग्री, पाई बाई 2 रेडियन। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। चलो अब मैं इसका देखो ईएमएफ का ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया, अब हम करंट के ग्राफ पे आते हैं। ठीक है, अब कहोगे सर फिर ये क्यों बताया, ये इसलिए बताया क्योंकि मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, सेम चीज को कंपेयर करूंगा तो आपको फेज डिफरेंस नजर आ जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या कह सकता हूं, अगेन यहाँ पे फाइव फेज डिफरेंस कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री बोल देंगे या इसको पाई बाई 2 बोल देंगे। ठीक है, अब मैं करंट का ग्राफ जो ड्रॉ करूंगा तो कोस के अकॉर्डिंग मेरे को करना है। ठीक है, तो कोस के अकॉर्डिंग माइनस कोस थीटा के अकॉर्डिंग, तो माइनस कोस का ग्राफ देखो उसकी शेप ये वाली बनेगी। ठीक है, तो उसके जब आप ये ग्राफ ड्रॉ करोगे तो जो करंट के ग्राफ की शेप आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, इन दिस वे। ठीक है, देखो यही वाली शेप मैंने ड्रॉ की है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू मिलेगी आपको, मिनिमम वैल्यू मिलेगी माइनस आई नोट, और यहाँ पे जो करंट की वैल्यू मिलेगी, ये थोड़ा नीचे से दिखाना था आपको। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू मिलेगी मेरे को, एक मिनट, यहाँ पे जो करंट की वैल्यू मिलेगी वो मेरे को मिलेगी कितनी, आई नोट। थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, सो टेक स्क्रीनशॉट और जूम कर लेना उसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू मिलेगी मेरे को प्लस आई नोट की, यहाँ पे माइनस आई नोट की, ये ग्राफ बना है। ठीक है, तो माइनस कोस थीटा वाला ग्राफ आपने बना दिया, मतलब
इस टाइप का ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फेज कितना है, फेज डिफरेंस कितना है 90 का। ये वाला ग्राफ भी इंडिकेट कर रहा है फेज डिफरेंस 90 का। ये कर रहा है कि फेज कोई है ही नहीं, सेम फेज में है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेम फेज में कि दोनों सिचुएशन है फेज डिफरेंस वाली या आउट ऑफ फेज। और कितने का फेज दोनों में 90 का। अब इस वाले केस में देखो ग्राफ एक माइनस में है, दूसरा यहाँ पे 0 पे, तो पीछे कौन सा हुआ, करंट वाला पीछे हुआ ना, ठीक है। तो अब इसमें इस सिचुएशन में करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। किससे कर रहा है, रेड वाला ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड वाला ग्राफ, अरे हर जगह रेड वाला ग्राफ ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ठीक है। और करंट यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डोंट फॉरगेट I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कोस ओमेगा टी, ये माइनस कोस वाला ग्राफ है, ठीक है। तो अब थर्ड सिचुएशन की हम बात करें तो थर्ड सिचुएशन के केस में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कौन लैग कर रहा है कौन लीड कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ईएमएफ आगे है और करंट क्या है, पीछे है। तो यहाँ पे लिखो सिचुएशन थर्ड में लिखोगे I करंट, I क्या चीज है, करंट विल लैग। करंट क्या करेगा, लैग करेगा। किससे करेगा, ईएमएफ से करेगा। फ्रॉम ईएमएफ जो ई है बाई एंगल 90 डिग्री और पाई बाई 2, ठीक है। या फिर आप यूं थोड़ा सा उल्टा लिख सकते हो कि ईएमएफ लीड करेगी। ईएमएफ क्या करेगी, ईएमएफ आगे है करंट पीछे है, तो बस लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, कई बुक में ये भी लिखा मिलेगा। तो आई क्या चीज है, करंट, सॉरी ईएमएफ क्या है, ईएमएफ ई क्या चीज है, ईएमएफ विल लीड, ईएमएफ आगे आएगी, ईएमएफ विल लीड फ्रॉम करंट, आई करंट से क्या करेगी, लीड करेगी बाय एंगल 90 डिग्री। और अब बेटा ईएमएफ विल लीड फ्रॉम आई बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इस वाले केस में ईएमएफ लीड करेगी और करंट क्या करेगा, लैग करेगा। कई बार आपके एग्जाम में आपसे फेजर डायग्राम के बारे में भी पूछा जाता है। आप एक बार ये सारा नोट कर लो, ठीक है। होपफुली ये जो मैं रब कर रहा हूँ ऑलरेडी नोट कर चुके होंगे, ठीक है। तो जब फेजर डायग्राम की बात करते हैं तो फेजर डायग्राम क्या होता है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है जैसे ईएमएफ और करंट है, दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज है, इनके बीच में रिलेशन दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, वो फेजर डायग्राम क्या है वो देखेंगे हम, ठीक है। तो फेजर डायग्राम दिखाने के लिए आपको सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनानी है, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाली वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। ये मैं फेजर डायग्राम बना रहा हूँ, ये फर्स्ट केस के लिए बना रहा हूँ पहले, फिर सेकंड और थर्ड, तीनों केसेस के लिए हम बनाएंगे। बेटा एक बात बताओ, यहाँ फर्स्ट वाले केस में आपने देखा ईएमएफ और करंट दोनों सेम फेज में है, ईएमएफ और करंट दोनों क्या है, सेम फेज में है। तो यहाँ पे देखो मान लो कि मैं इस तरफ ईएमएफ दिखा देता हूँ, एक्स वाई एक्सिस के बीच में मैंने ऐसे ईएमएफ दिखा दी, ठीक है। ईएमएफ और करंट सेम फेज में है, मतलब इसी डायरेक्शन में। तो ये क्या था, ईएमएफ था, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ईएमएफ, ठीक है। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ईएमएफ। और करंट सेम फेज में है, तो इसी लाइन के अलोंग आप क्या दिखा दोगे, करंट दिखा दोगे। इसका मतलब क्या हुआ, ईएमएफ और करंट दोनों क्या है, सेम फेज में। ये फेजर डायग्राम है, मतलब इन चीजों का एक सिंपलिस्टिक व्यू है, राइट। चलो, या फिर कई बार आप ऐसे भी देखते हो, कई बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे ईएमएफ और करंट दोनों सेम फेज में हो, तो क्या करेंगे, ईएमएफ को आप दिखा दोगे एक्स एक्सिस के अलोंग, राइट, और करंट को भी दिखा दोगे एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है कि ईएमएफ और करंट दोनों क्या है, सेम फेज में है, ठीक है। और एक्स एक्सिस से जो इनका एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है, ठीक है, ये क्या होता है, थीटा। कोई ना कोई एंगल बनाएगा थीटा, और उस थीटा को क्या लिख सकते हो आप, ओमेगा टी। उस थीटा को क्या लिख सकते हो आप, ओमेगा टी, राइट। चलो अब सेकंड केस की बात करें, तो सेकंड केस में आप फेजर डायग्राम बनाओ, ठीक है। सेकंड केस में देखो
आप पहले ईएमएफ ड्रॉ कर दो, तो ईएमएफ मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, ये मैंने ईएमएफ ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ईएमएफ के बाद में करंट ड्रॉ करूंगा, तो करंट ईएमएफ से क्या करता है, लीड करता है, 90 डिग्री एंगल चलेगा। एक बात बताओ, करंट मैंने यहां ड्रॉ कर दिया तो पीछे रह जाएगा करंट। करंट क्या दिखाना आपको, 90 के एंगल पे आगे दिखाना है, तो करंट आपको क्या इस डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा। ये क्या बनेगा, करंट, ठीक है ना। ये क्या दिखाना पड़ेगा आपको, करंट। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना बना, ईएम, देखो करंट लीड कर रहा है ईएमएफ से, आगे है ना, ये आगे वाली डायरेक्शन है, तो एंगल कितना बनेगा, ये बनेगा π/2, ये वाला एंगल बनेगा π/2। और ये ईएमएफ का जो यहां से ईएमएफ ने जो थीटा एंगल बना रखा था वो कितना बनेगा, ओमेगा, ये आप थीटा से दिखा दो या ओमेगा टी दिखा दो, ठीक है। और करंट यहां से कितना एंगल पे है, ये वाला पूरे वाला ओमेगा टी प्लस π/2। होपफुली आप समझ गए होंगे ये वाली चीजें। ये सेकंड सिचुएशन होगी, ठीक है। अब मेरे पास बची कौन सी, थर्ड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन में भी हम यही ग्राफ, अब ये सेकंड सिचुएशन के लिए एक और ग्राफ पढ़े हम, ठीक है। चलो एक ग्राफ हम इसका पढ़ते हैं, ये बना ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं इस तरीके से। एक और सिंपल तरीका है, ठीक है। आपने सपोज करो ईएमएफ आपने एक्स एक्सिस के लोग दिखा दिया, ये क्या बना, ईएमएफ, ठीक है। तो करंट दिखाओगे तो ईएमएफ से कितना एंगल पे, 90 के एंगल पे, तो 90 के एंगल पे करंट दिखाओगे तो करंट ऐसे भी दिखा सकते हो। यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जो भी ये वैसे यूजुअली आपकी बुक में ये वाले मिलेंगे, आप ये वाले भी कर सकते हो साथ के साथ, ठीक है। तो इसमें देखो करंट लीड कर रहा है ईएमएफ से π/2 एंगल से, देखो, ठीक है। ये एंगल कितना हो गया, π/2। चलो, या ईएमएफ लैग कर रही है करंट से, पीछे आ रही है। अब थर्ड सिचुएशन में हमने क्या देखा था, ईएमएफ आगे थी और करंट क्या था, पीछे था, ठीक है। ये फर्स्ट वाला पॉइंट देख लिया करो बेटा, यहीं से पता लग जाएगा। यहाँ फर्स्ट वाले दोनों सेम थे, कोई फेज डिफरेंस नहीं था। यहाँ फर्स्ट वाला पॉइंट देखा तो यहाँ पे करंट आगे था, ईएमएफ पीछे थी। अब यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वाला पॉइंट, तो यहाँ पे करंट आगे, नीचे की तरफ ईएमएफ क्या है, पीछे है, राइट। तो इस वाले केस में अब मान लो कि आपने ईएमएफ दिखा दी इस तरफ, थर्ड केस का फेजर डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ईएमएफ दिखा दी, तो ईएमएफ से करंट क्या है, पीछे है ना, तो पीछे मतलब नीचे की तरफ आपको दिखाना पड़ेगा। ईएमएफ से करंट ऐसे दिखा दोगे, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, करंट, और इनके बीच का एंगल ये कितना बनेगा, π/2, ठीक है। और जो ये वाला एंगल है, जो ये वाला एंगल है, दिस वन, ये थीटा या ओमेगा टी, ठीक है। होपफुली ये तीनों डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब एक ये वाला और ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। जब ऐसे दिखाओगे तो मान लो आपने इस डायरेक्शन में आपने ईएमएफ दिखा दिया, तो करंट क्या कर रहा है, थर्ड केस में लैग कर रहा है ना, करंट विल लैग फ्रॉम ईएमएफ। थर्ड केस में करंट लैग 90 के एंगल से, तो करंट आपको दिखाना पड़ेगा भाई नीचे की तरफ, और ये वाला एंगल कितना बना, π/2, ठीक है। तो ये इट वाज ऑल अबाउट द फेज डिफरेंस एंड फेजर डायग्राम। इनको फेजर डायग्राम बोलते हैं, और मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आप इन सभी चीजों के, देखो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आप क्या है कि जैसे जैसे मैंने जिस सिस्टम से आपको ये नोट्स बनवाए हैं उसी तरीके से आप प्रिपेयर करो, और अपने मतलब आपको LCR पढ़ने से पहले इन टॉपिक की जानकारी होना बेहद जरूरी है, राइट। इनके बगैर आप LCR समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि वहां फिर मैं फेजर डायग्राम की बात करूंगा तो आप सोचोगे पता नहीं फेजर डायग्राम क्या होगा, कहीं फेज डिफरेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए बिफोर स्टडिंग LCR। सो माय डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होपफुली जितना भी मैंने करवाया वो आज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना। ओके, सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।